Hello everyone and welcome back once again in another session of the line by line explanation of the chapters। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 के जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसका चैप्टर नंबर 10 दी सरमन एट बनारस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये सरमन का मतलब होता क्या है। देखो सरमन का मतलब बेसिकली होता है कि हम जब कहते हैं कि प्रवचन या कोई उपदेश या कोई धार्मिक प्रवचन हो रहा हो तो हम उसे सरमन कह देते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या बताया हुआ है, लॉर्ड बुद्धा, आपने नाम सुना होगा। तो इस चैप्टर में लॉर्ड बुद्धा के द्वारा बनारस में दिया हुआ एक उपदेश उसका जिक्र है। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने हमें क्या संदेश दिया है। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। देखो हम लॉर्ड बुद्धा को गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं और ये जो आपको ब्रैकेट में बता रखा है ये आपको उनका लाइफ स्पैन बता रखा है। ये BC एंड ADs, ये आपने SSTs में लाइफ स्पैन्स देखे होंगे, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये आपको टाइम स्पैन बता रखा है। बिगैन लाइफ, तो उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की थी। वो पहले एक प्रिंस मतलब एक राजकुमार हुआ करते थे और उनका नाम क्या होता था, सिद्धार्थ गौतम। और किस एरिया में थे वो, मतलब कहाँ के एरिया के राजकुमार थे, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। ठीक है, आगे क्या आपको बता रहे हैं, एट 12 मतलब जब वो 12 वर्ष के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन दी हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स। अब देखो यहां पर आपको बेसिकली क्या बताया गया, सीक्रेट का मतलब होता है होली, पवित्र, है ना, और स्क्रिप्चर्स का मतलब है यहाँ पर ग्रंथ से, जो हम होली बुक्स जैसे बाइबल है, कुरान है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जब वो 12 वर्ष के हुए थे तो उन्हें घर से दूर मतलब भेज दिया गया था स्कूलिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, जहां पर हिंदू मनुस्मृति के अनुसार उन्होंने शिक्षा मतलब ग्रहण की थी, जो हिंदू वेद पुराण थे उन सब की नॉलेज उन्होंने गेन की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और 4 वर्षों बाद वो अपनी पढ़ाई वापस कर मतलब पूरी कर वापस आए थे और उसके बाद उनकी एक राजकुमारी से शादी हो गई थी। फिर क्या हुआ, दे हैड अ सन, बेटा हुआ, एंड lived for 10 years as befitted royalty। अब यहां पर मतलब है, देखो रॉयल वर्ड का मतलब बेसिकली होता है, जब हम कहते हैं ना कि राज सिंहासन से रिलेटेड कंसेप्ट होता है, तो ये है कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल राज घराने की शोभा बढ़ाई, मतलब राजगद्दी पर सुशोभित हुए। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 वर्ष के थे, द प्रिंस हेयर टू फॉर। अब हेयर टू फॉर का मतलब क्या होता है, हेयर टू फॉर का मतलब होता है प्रीवियसली या पहले या अर्लियर। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं कि जब वो 25 वर्ष के थे तो जो प्रिंस थे, अब प्रिंस यहां पर किसका जिक्र है, सिद्धार्थ गौतमा का, कि उन्हें पहले शील्डेड फ्रॉम दी सफरिंग्स ऑफ दी वर्ल्ड। शील्ड का मतलब क्या होता है, देखो शील्ड का मतलब वैसे तो होता है ढाल, लेकिन यहां पर अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली देखें तो यहां पर शील्डेड का मतलब बन जाता है अननोन, कि क्योंकि वो राजकुमार थे। जैसे 9th क्लास में था ना हैप्पी प्रिंस, तो उसमें था ना कि वो हैप्पी प्रिंस हमेशा हैप्पी था, जब वो प्रिंस था तो उसे दुख तकलीफ क्या थे नहीं पता थे। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि वो 25 वर्ष के थे, एक राजकुमार के तौर पर थे और उन्हें दुनिया की जो सफरिंग्स थी उनके बारे में कुछ भी नहीं ज्ञान था, वो अननोन थे उन सब बातों से। लेकिन जब वो 25 वर्ष के हुए तो क्या हुआ, देखो वाइल आउट हंटिंग, तो जब वो शिकार के लिए गए थे, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। अब चांस्ड अपॉन का मतलब बेसिकली क्या है, देखो यहां आपको बता भी रखा है, केम अक्रॉस बाय चांस, मतलब जब वो शिकार के लिए गए थे तो अचानक बाय चांस उनके सामने या उनका सामना किससे हुआ, उनका सामना पहले एक सिक मैन से हुआ, मतलब बीमार व्यक्ति से हुआ, देन
एन एज्ड मैन, फिर एक ओल्ड एज पर्सन से हुआ, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। अब फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे लेकर जाया जाता होता है ना, तो जब सब लोग साथ में जाते होते हैं उस डेड बॉडी को भी साथ में लेकर, तो उसे बेसिकली फ्यूनरल प्रोसेशन कह दिया जाता होता है। तो यहाँ पर है कि उनका सामना, प्रिंस का सामना इन सब चीजों से हुआ कि पहले उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा, फिर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक इंडिविजुअल की डेथ के टाइम जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सब भी उन्होंने देखी। एंड फाइनली, और अंत में उन्होंने क्या देखा, अ मॉन्क, मतलब एक साधु संत देखा उन्होंने, बेगिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भीख, मतलब भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए उन्होंने एक साधु को देखा। दीज साइट्स, अब ये सब दृश्य जो थे जो उन्होंने देखे, सो मूव्ड हिम, मतलब उन्होंने उन्हें काफी ज्यादा एक तरीके से प्रभावित किया। मूव्ड हिम का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि हिला दिया, यहां पर मतलब है कि अंदर से उन्हें एक खिंचाव सा महसूस हुआ। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, तो उसी वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो इस संसार को जानेंगे, संसार में अंदर जाएंगे, मतलब संसार के लोगों की दुख तकलीफों को जानते हुए जो संसार का रहस्य है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग दी सोरोज ही हैड विटनेस्ड। अब देखो एनलाइटनमेंट का मतलब आपको यहाँ क्या बता रखा है, अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो मतलब सिंपल सी भाषा में हम बोलेंगे ज्ञान, कि संसार से रिलेटेड जो ये दुख तकलीफ हैं, लोग जो सफर कर रहे हैं, इन सब को जानने के लिए, इन सब चीजों के प्रति ज्ञान हासिल करने के लिए जो प्रिंस थे यानी कि सिद्धार्थ गौतम थे, वो अपने राजघराने से बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ, ही वांडर्ड फॉर 7 years। वांडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो बेसिकली यहां पर है कि वो दर बदर 7 वर्ष इधर उधर घूमे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, अब वोड का मतलब क्या होता है, वोड का मतलब होता है ओथ, शपथ लेना। तो ही वोड टू स्टे, तो उन्होंने कसम खा ली कि वो वहीं रहेंगे अंटिल एनलाइटमेंट केम, मतलब जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। होता है ना कि ध्यान लगाओ ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं इस पीपल के पेड़ से नहीं हटूंगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने समाधि लगा ली। तो एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड दी ट्री दी बोधि ट्री। अब क्या हुआ, महज 7 दिनों के अंदर अंदर ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब उन्हें बोध हुआ, तो इसलिए उन्होंने उस पीपल के पेड़ को बोधि ट्री का नाम दे दिया, जिसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो ट्री ऑफ विजडम। विजडम का मतलब बोध होता है ना, ज्ञान होता है, तो इसलिए ट्री का नेम बोधि ट्री दे दिया गया। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, जैसे धर्म प्रचार करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टीचिंग्स देना शुरू कर दिया, अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि ज्ञान जितना बांटो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो उन्होंने अपनी वो नई नई अंडरस्टैंडिंग्स जो उन्हें हासिल हुई थी, मतलब नई नई समझ जो उन्हें हुई थी, वो सब ज्ञान उन्होंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज दी बुद्धा। तो वो पल था जब, मतलब उसी क्षण से उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब अवेकंड या एनलाइटेंड होता है, मतलब ज्ञानी, बोधि या एक जागरूक पर्सन हम जो जिसे कह सकते हैं, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो उस नाम से उन्हें जाना जाने लगा। दी बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट द सिटी ऑफ बनारस। अब बुद्धा ने जो पहला प्रचार किया था, अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, देखो सरमॉन का मतलब आपको यहां भी बता रखा है, रिलीजियस और मोरल टॉक। रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है ना, तो मतलब धार्मिक उपदेश हम सिंपल कह सकते हैं कि जो वो प्रचार उन्होंने किया वो फर्स्ट टाइम कहाँ किया, एट द सिटी ऑफ बनारस। तो इसीलिए आपको चैप्टर का नाम दी सरमॉन एट बनारस कहा गया है।
मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गेंजेस। अब देखो गंगा नदी तो हरिद्वार में भी बहती है ना, तो इसीलिए यहां पर आपको बनारस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग का मतलब, डिप का मतलब क्या होता है, गोता लगाना या डुबकी लगाना, ऐसा कुछ होता है ना, डिप करना, हम डिप डिप वाली चाय पीते हैं ना। तो यहां पर बेसिकली क्या कहा है उन्होंने कि जगह तो और भी हैं जहां पर लोग कहते हैं कि डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा होली प्लेस माना गया है बनारस को। ठीक है, बनारस की जो रिवर गंगा है, गंगा नदी है, वहां की जगह को सबसे ज्यादा होली माना गया है, मतलब सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। आपको मैंने सेक्रेड का मतलब अभी अभी होली बताया था, जिसका मतलब पवित्र भी बताया था। तो दैट सरमॉन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। तो वो जो उपदेश था, वो जो धर्म उपचार था, प्रचार था, उसे प्रिजर्व कर रखा गया है, मतलब उसे सुरक्षित रखा गया है, एंड इज गिवन हेयर। और हमें इस चैप्टर में उसी को प्रेजेंट किया गया है, उसी का ही कुछ हिस्सा जो है वो हमें यहां पर प्रेजेंट किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। देखो सफरिंग का मतलब होता है जब हमें कोई चीज सहन करनी पड़ रही हो, मतलब जब हमें कोई चीज तकलीफ दे रही हो, हम सफर कर रहे हैं। यहां पर आपको कह रहे हैं कि इसमें ये रिफ्लेक्ट किया गया है, मतलब ये बताया गया है, ये जाहिर किया जा रहा है कि बुद्धा का कितना ज्ञान था, लॉर्ड बुद्धा कितने ज्ञानी थे, और उन्होंने एक इनस्क्रूटेबल मतलब एक मिस्टीरियस या समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी रहस्यमयी चीज जिसके बारे में, जो हमें दुख तकलीफ देती है, जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उस चीज से भी रिलेटेड, उस सफरिंग से भी ऊपर उठने के लिए जो ज्ञान दिया था लॉर्ड बुद्धा ने, वो हमें यहां पर प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब ये सुंदर सी स्टोरी की हमें इसमें क्या ज्ञान दिया गया है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब यहां पर एक लेडी का नाम आपको बताया गया है जिसका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। तो क्योंकि माँ दुखी थी तो वो क्या किया, उसने अपना जो मरा हुआ बच्चा था वो अपने पड़ोस लोगों के पास आसपास लेकर गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवा लेने के लिए कि कोई तो दवा दे दो कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। एंड दी पीपल सेड, और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, दी बॉय इज डेड। है ना, ऐसी बात होती है ना कि अगर कोई ऐसा करे तो लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है, इसे सुध बुध नहीं रही है, बच्चा तो, लड़का तो मरा हुआ है। एट लेंथ, अब लेंथ का मतलब वैसे तो लंबाई से है, लेकिन यहां पर लेंथ का मतलब डिस्टेंस से है कि कुछ दूरी पर। किसा गौतमी मेट अ मैन, तो उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने, जो वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दे दो, तो बाकी सबने तो किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक उत्तर दिया था उसकी इस रिक्वेस्ट का, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन। अब यहां पर जो ये दी है ना, इसका मतलब है यू, कि आई कैन नॉट गिव यू एनी मेडिसिन फॉर, अब ये थाई जो है इसका मतलब है योर, तो आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं दे सकता हूं, बट आई नो अ फिजिशियन। अब फिजिशियन कौन होता है, डॉक्टर को कहते हैं, तो मुझे एक डॉक्टर पता है, हु कैन, जो कि दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्यामुनि दी बुद्धा। अब देखो, अब ऑब्वियसली है कि गर्ल मतलब किसा गौतमी को, माँ को जब इसके बारे में पता चला तो उसने तो हाथ जोड़कर विनती कर यही कहा ना कि हाँ मुझे बताओ, जल्दी से बताइए प्लीज कौन है वो। और जो वो मैन था उसने क्या रिप्लाई किया, उसने लॉर्ड बुद्धा के पास जाने के लिए कहा। तो क्या हुआ, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू दी बुद्धा। अब आप रिपेयरिंग के बारे में क्या सोचोगे कि किसी चीज की मरम्मत करवाना, लेकिन यहां पर रिपेयर्ड का मतलब है वेंट टू, मतलब गई। किसा गौतमी
रिपेयर्ड टू दी बुद्धा एंड क्राइड, तो वो बुद्धा के पास गई और उन्होंने क्या कहा, या जोर से चीख के, रो के, बिलखते हुए उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी दी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, की मतलब हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे वो दवा दे दो जिससे कि मेरा बच्चा सही हो जाए। दी बुद्धा आंसर्ड, अब बुद्धा ने क्या कहा, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब देखो हैंडफुल का मतलब क्या होता है, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, तो मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने ला दो। एंड वेन दी गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्यूर इट, अब देखो सिर्फ इतनी बात ही उसने सुनी थी अभी, वो तो खुश हो गई और उसने खुश होते हुए क्या कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ मैं ये जरूर प्रोक्यूर मतलब लेकर आऊंगी। एंड लेकिन हुआ क्या, बुद्धा एडेड, बुद्धा ने अपनी बात पूरी की, उन्होंने आगे अपनी बात पूरी करते हुए क्या कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। मतलब जो वो सरसों के दाने लेकर आने हैं वो एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जहां पर सिंपल सी बात, उनकी जान पहचान में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना, सबकी मृत्यु होती है, जो जन्मा है वो मरेगा। तो लेकिन यहां पर उन्होंने ये एक शर्त, ये एक कंडीशन लगा दी कि जाओ ऐसे घर से जाकर मस्टर्ड सीड लेकर आओ जहां ना तो किसी का बच्चा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड मतलब किसी के पति की डेथ हुई हो, ना ही किसी के माँ बाप की डेथ हुई हो, ना ही किसी के कोई मित्र की डेथ हुई हो। अब पुअर किसा गौतमी मतलब बेचारी किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो अब वो घर घर जा रही थी। दी पीपल पिटिड हर मतलब लोगों को उस पर दया आई। एंड सेड और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, कि ये लो मस्टर्ड के दाने मतलब सरसों के दाने और ले जाओ। बट लेकिन वेन शी आस्क, लेकिन जब वो ये कहती या ये पूछती कि डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, मतलब क्या आपके परिवार में से, मतलब सिंपल सी बात, किसी की डेथ हुई है, बेटे की, बेटी की या माँ बाप की। दे आंसर्ड अलास, आप देखो ये एक्सक्लेमेशन साइंस के लिए यूज होते हैं ना, आपने ग्रामर में ये देखे होंगे, तो ये सॉरो के लिए यूज होता है। तो दी लिविंग आर फ्यू बट दी डेड आर मेनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्रेट डीपेस्ट ग्रीफ एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वंस हैड डाइड इन इट। तो देखो अब यहां पर आपको बेसिकली क्या बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो ये कहते कि जिंदा थोड़े ही हैं, बहुत मर गए हैं, हमें हमारे उन दुख तकलीफों के बारे में याद मत दिलवाओ। ऐसा कोई घर ना मिला जिसमें किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो, हर किसी ने अपने किसी ना किसी बिलव्ड वन को मतलब अपने किसी ना किसी प्यारे को जरूर खोया था। ठीक है, आगे क्या हुआ, किसा गौतमी बिकेम वियरी, अब वियरी का मतलब क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ। तो किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, होपलेस का मतलब क्या होता है, निराशा वाली, है ना, मतलब अब थक चुकी थी, वो टूट चुकी थी, हार चुकी थी। एंड सैट डाउन एट दी वे साइड वॉचिंग दी लाइट्स ऑफ दी सिटी, तो वो एक हम कह सकते हैं रोड के किनारे या किसी सड़क के किनारे मतलब सिंपल सी बैठ गई, वे साइड, वे का मतलब रास्ता होता है ना, तो वो साइड पे बैठ गई और देखने लगी लाइट्स ऑफ दी सिटी को, मतलब जो रोशनी, जो लाइट्स जगमगाती होती हैं, हम रात को जब अंधेरा हो जाता है तो लाइट्स ऑन करते हैं अपने घर में, तो वो उस चकाचौंध की तरफ देखने लगी। और क्या देखा उसने, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। देखो रात के वक्त हम लाइट्स ऑन करते हैं जब अंधेरा होता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली हम सभी लाइट्स ऑफ कर कर सो जाते होते हैं ना, तो दैट मीन्स वो जो लाइट्स हैं ऑन होती हैं, जगमगाती हैं, उठती हैं, झिलमिलाती हैं, लेकिन फिर बुझ जाती हैं, फिर दोबारा से बुझ जाती हैं, है ना, एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइंड एवरीवेयर, तो किसका कब्जा होता है, किसका हक होता है, रात का पहरा ही होता है ना, डार्कनेस ऑफ नाइट ही है ना जो प्रिवेल करती है।
एंड शी कंसीडर्ड दी फेट ऑफ मेन। और अब उसने क्या किया, किसा गौतमी ने, अब उसने ये कंसीडर का मतलब है बेसिकली यहाँ पर विचार करना। तो फिर उसने किस बात के बारे में विचार विमर्श किया, मतलब अपने मन में क्या सोचा, उसने फेट ऑफ मैन मतलब इंसान की किस्मत के बारे में सोचा। एंड दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो मतलब हमारी जो जिंदगी है वो भी ऐसे ही फ्लिकर अप होती है, मतलब जगमगाती है, झिलमिलाती है और एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और फिर वो अपने आप से विचार करती हुई सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में, अपने तकलीफ में कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी को आएगी। येट in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। अब देखो ये वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब बेसिकली किससे कहा जा रहा है। वैली ऑफ डिसोलेशन का सिंपल मीनिंग है कि ये इस नाशवान संसार की बात की जा रही है। आप देख सकते हो कि यहां पर भी लिखा हुआ है एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो। तो वर्ल्ड ऐसा ही है ना, हर वर्ल्ड के जिस भी कोने में चले जाओ, दुनिया के जिस भी कोने में चले जाओ, आपको सौरो किसी ना किसी का दुख तकलीफ दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी दुख तकलीफ से बचा हुआ नहीं रहा है, सबके पास कोई ना कोई दुख तकलीफ है। तो देयर इज अ पाथ, लेकिन इस संसार में भी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम उस इमोर्टैलिटी मतलब ईश्वर की पहुंच कर सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं अगर हम अपने स्वार्थ सरेंडर कर दें, मतलब अगर हम अपने स्वार्थों को छोड़ दें। अगर हम स्वार्थ मतलब वो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम मोह माया का त्याग कर दें, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब का त्याग कर दें, तो हम उस इममॉर्टल ऑलमाइटी उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है। दी बुद्धा सेट, अब यहां पर क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है तो अब लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा है, दी लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड। अब देखो मॉर्टल का मतलब क्या होता है, मॉर्टल का मतलब होता है दोज बाउंड टू डाई, मतलब हम सब क्या है, हम मॉर्टल हैं। ये पेंसिल क्या है, मॉर्टल है, खत्म हो जाएगी। तो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब देखो सब चीज एक ही बार में बता दिया कि हम सब इंसानों की जो जिंदगी है वो ट्रबल्ड है, मतलब दुख तकलीफों से भरी हुई है, प्रॉब्लमैटिक है, छोटी है, ब्रीफ है, एंड कंबाइंड विद पेन, और ऊपर से उसमें दुख तकलीफ भी है, दर्द भी है। तो फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। मतलब आपको सिंपली यहां पर ये कह रहे हैं कि किसी के पास भी ऐसा कोई मीन्स मतलब तरीका नहीं है जिससे कि वो अवॉइड कर सके, मतलब टाल सके किस चीज को, डाइंग को, मौत को। जो जन्मा है वो अपनी मौत को टाल नहीं सकता है, ऐसा कोई भी मीन्स नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। तो जब आप बुढ़ापे की तरफ मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाते हो, डेथ निश्चित है, आएगी ही आएगी। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स हैं उनकी इसी तरीके की ही प्रकृति है कि वो बूढ़े होंगे और एक दिन मर जाएंगे। जैसे एज का मतलब यहां पर जैसे राइप फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, एक तो होता है ना रॉ का मतलब तो कच्चा होता है, लेकिन राइप क्या होता है, राइप का मतलब होता है पका हुआ। तो होता है ना पके हुए फल अगर हम लेकर आते होते हैं तो वो जल्दी गल जाते होते हैं ना, खराब हो जाते हैं। तो यहां पर आपको यही कह रहे हैं एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि जो पके हुए फल होते हैं उनके गिरने की, उनके गलने की संभावना, खतरा भी ज्यादा होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न, तो इसीलिए जब हम जैसे इंसानों का, मॉर्टल्स का, नाशवान चीजों का जब जन्म हो जाता है ना, तो उस जन्म से ही डेंजर ऑफ डेथ नजदीक आना शुरू हो जाता है। मतलब मौत का जो डेंजर है वो हमेशा बना
रहता है, वो हमेशा हमारे नजदीक आना शुरू हो जाता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स, जैसे हर मिट्टी का घड़ा, मेड बाय दी पॉटर, जो कि एक पॉटर बनाता है ना, पॉटर मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटर, एंड इन बीइंग ब्रोकन, मतलब उसके द्वारा बनाया हुआ हर मिट्टी का जो बर्तन है वो टूटता ही टूटता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो इसलिए लोगों के, ह्यूमन बीइंग्स या ये जो नाशवान या जो दोज हु आर सपोज टू डाई, जो अभी अभी हमने मॉर्टल का मीनिंग भी देखा है, समझा है, तो सबकी जिंदगी के साथ यही होता है कि अंत निश्चित है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे वो एडल्ट एज के हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे वो बेवकूफ है, फूल है, चाहे वो समझदार है, वाइज है, ऑल फॉल इनटू दी पावर ऑफ डेथ। हर कोई इस डेथ के घेरे में आ जाता है, हर कोई मृत्यु के घेरे में आ जाता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर एक की मृत्यु निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, देखो अभी अभी हमने यहां पर क्या देखा कि लास्ट पड़ाव जो है वो क्या है, डेथ है ना, जो कि आनी है। तो यहां आपको ये कह रहे हैं कि जो इस डेथ को भी ओवरकम कर लेता है, जो इस पड़ाव को भी पार कर लेता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, डिपार्ट का मतलब क्या होता है, चले जाना, छोड़ देना, तो डिपार्ट फ्रॉम लाइफ मतलब वो अपनी जिंदगी का त्याग कर कर फिर दूसरी दुनिया में, हम कहते हैं ना कि ईश्वर के पास लीन हो जाते हैं, तो वो अपने इस पड़ाव को पार कर कर अपनी लाइफ से भी मुक्त होकर चले जाते हैं यहां से, इस संसार से। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अगर बच्चा मर रहा है तो वो नहीं बचा सकता है। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, किन्समैन का मतलब सिंपल सी बात है रिलेटिव्स से, रिश्तेदारों से, कि कोई रिश्तेदार नहीं बचा सकता। मार्क, मार्क मतलब अब यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन है, कह रहे हैं याद रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, अब lamenting का मतलब यहाँ पर मौन से है, शोक से है, कि चाहे आपकी अगर मृत्यु हो गई है, रिलेटिव्स जो हैं वो देख रेख कर रहे हैं, वो शोक मना रहे हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन एक एक कर कर हर मॉर्टल मतलब एक एक कर कर हर इंडिविजुअल की डेथ होती चली जाएगी। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू दी स्लॉटर, जैसे हर एक बैल, ये कहावत की फॉर्म में कहा गया है आपको, कि जैसे हर एक बैल जो है वो अंततः कि उसका भी वध हो जाता है, उसे भी जैसे हम कहते हैं ना बुच्चड़ खाने में वो भी चला जाता है, कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो खाल उतार लिया जाता होता है। तो बेसिकली सबका अंत निश्चित है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन अगर वो मॉर्टल हैं, सभी मॉर्टल हैं, तो निश्चित है कि डेथ आएगी ही आएगी। सो दी वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद, अब एफ्लिक्टेड विद देखो क्या है, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिसीज और पेन, एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। तो जो ये संसार है वो प्रभावित है किससे, डेथ से, मतलब कोई भी चीज अछूती नहीं है, डेथ सबकी होगी, अंत सबका होगा। एंड डिके, और ना ही डेथ की इस सड़न से कोई छुपा हुआ है या कोई बचा हुआ है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, अब ग्रीव का मतलब फिर से देखो ग्रीफ से है, तो इसलिए जो समझदार होते हैं ना वो शोक नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब क्योंकि वो वाइज मैन, वो ज्ञानी लोग जो हैं, उन्हें इस संसार के इन नियमों का, इन टर्म्स का, इन कंडीशंस का, इन सब बातों की समझ हो जाती है, तो वो अननेसेसरली शोक प्रकट नहीं करते हैं। अब देखो आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। देखो अगर किसी की डेथ हो जाती है, रोने से, हम कहते हैं ना कि रोने से वापस नहीं आएंगे, है ना, तो यहां पर है नॉट फ्रॉम वीपिंग, रोने से, ना तो रोने से, ना ही ग्रीविंग, ना ही शोक मनाने से किसी को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मैंने दोबारा से बोल रही हूं कि ना तो रोने से,
ना ही शोक मनाने से किसी को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, लेकिन इसकी जगह पर हिज पेन विल बी ग्रेटर, दर्द बढ़ेगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसी के शरीर को तकलीफ होगी। जैसे घर में अगर किसी की डेथ हो जाए, रोते रहेंगे, तो अंततः देखो रोने से वो वापस नहीं आएंगे जो चले गए हैं इस संसार से। लेकिन अगर आप बार बार रोए जाओगे तो बेसिकली क्या होगा, आपकी बॉडी पर उसका असर पड़ेगा। तो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, तो वो अपने आप को बीमार करता है, वो व्यक्ति वो अपने आप को कमजोर कर लेता है, वीक बना लेता है। येट दी डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमेंटेशन, यहां पढ़ा है ना लेमेंटिंग का मतलब मॉर्निंग से, तो यहां पर यही भी बात आपको फिर से कही है कि उसके इस तरह से शोक मनाने से, तड़प कर बिलक कर रोने से जिसकी डेथ हो चुकी है उसे सेव नहीं किया जा सकता, उसे नहीं बचाया जा सकता। आगे, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, तो जो इंसान शांति की प्राप्ति करना चाहता है उसे इस तीर को बाहर निकाल देना चाहिए। कौन से तीर को? लेमेंटेशन मतलब शोक मनाने वाले को, कंप्लेंट किसी से कंप्लेंट करने वाले को, या ग्रीफ मतलब कोई दुख तकलीफ वाले। मतलब महसूस मत करो, जो हो रहा है उसे प्रकृति का नियम मानकर एक्सेप्ट करना सीखो। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो जो इन बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसने ये एरोज निकाल दिए हैं, ये 3 एरोज जो ऊपर जिक्र किया गया है, वो पीस ऑफ माइंड मतलब उसे आत्मिक शांति, उसमें ज्ञान हासिल हो जाएगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, जो इन सब दुख तकलीफों से ऊपर उठ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक ब्लेस्ड मतलब ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुशहाल हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आत्मक ज्ञान हो जाएगा, तो प्रभु की कृपा दृष्टि भी बन जाएगी। सिंपल सा आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको सोर्स बताया गया है, क्योंकि आपको अर्लियर जिक्र था कि ये जो सरमॉन है इसे प्रिजर्व किया गया है, तो कहाँ प्रिजर्व किया गया है यहाँ ये आपको बता रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा ये चैप्टर रहा, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, शेयर कीजिए, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।